नमस्कार, जोहार। झारखंड की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मैया सम्मान योजना पर सवाल, सबर महिलाओं को 1000 तो अन्य को 2500 रुपये क्यों? झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर आदिम जनजाति समर समुदाय की महिलाओं ने सवाल खड़े कर दिए। महिलाओं का कहना है कि जहां मैया योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, वहीं उन्हें केवल 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। चाकुलिया प्रखंड के चाकुलिया पंचायत के अंतर्गत सीमांत सोल सबर टोला की महिलाओं दीपाली सबर, पुतुल सबर, नेपाली सबर, लक्ष्मी सबर, शांति सबर और पूजा सबर ने बताया कि वो आदिम जनजाति पेंशन योजना के तहत मात्र 1000 रुपये ही पा रही है, जबकि मैया योजना का लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं ने इसे भेदभावपूर्ण व्यवस्था बताया। जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के शुरू होने से पहले ही आदिम जनजाति के लिए पेंशन योजना चला रही थी। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। जब 2024 में मैया सम्मान योजना शुरू हुई, तब ये प्रावधान किया गया कि जो लोग पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं वो इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इसी कारण सबर, विधवा और दिव्यांग महिलाएं मैया योजना से बाहर आ गई। मैया सम्मान योजना का पोर्टल पिछले लगभग 1 वर्ष से नए आवेदकों के लिए बंद है। इसी वजह से नई महिलाएं योजना से नहीं जुड़ पा रही है। वही जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष से पूरी हो रही है, उनका नाम सूची से हटा दिया जा रहा है। इस स्थिति को लेकर लोगों का कहना है कि योजना में नए लाभुक तो नहीं जुड़ रहे हैं, बल्कि पुराने लाभुक ही बाहर हो रहे हैं। जनता दरबार के दौरान बड़ी संख्या में मैया योजना के आवेदन जमा किए गए, लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण इन आवेदकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इससे लाभुक महिलाओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सबर समुदाय की महिलाओं ने सरकार से मांग की कि उन्हें भी मैया योजना के तहत 2500 रुपये की राशि दी जाए, ताकि वे सम्मानपूर्ण जीवन यापन कर सकें। हजारीबाग में हुए विस्फोट मामले में पुलिस ने RDX के इस्तेमाल से साफ इनकार कर दिया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि विस्फोट में किस प्रकार का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था और इसके पीछे का मकसद क्या था। गुरुवार को झारखंड जगुआर बम निरोधक दस्ते ने हजारीबाग के हबीबी नगर स्थित बड़ा बाजार इलाके में घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने मौके से विस्फोट से जुड़े नमूने, धातु के टुकड़े एकत्र किए, जिन्हें जांच के लिए रांची भेजा गया। बताया गया कि यह धमाका बुधवार शाम करीब 4 बजे उस समय हुआ जब पीड़ित खाली प्लॉट में झाड़ियां साफ कर रहे थे। विस्फोट इतना भीषण था कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने इलाज के दौरान शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। हजारीबाग के SP अंजनी अंजन ने बताया कि बम निरोधक दस्ते द्वारा गहन जांच की गई, लेकिन अभी विस्फोटक के प्रकार को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने स्पष्ट किया कि धमाके में RDX का इस्तेमाल नहीं हुआ था। वही SDPO अमित कुमार आनंद ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही विस्फोटक की वास्तविक प्रकृति की पुष्टि की जा सकेगी। इस घटना में मारे गए सद्दाम और उनकी पत्नी नन्ही परवीन और रशीदा परवीन को शुक्रवार को दफनाया गया। प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। पुलिस के अनुसार फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और जांच विभिन्न पहलुओं पर जारी है। सरकारी कंपनी HEC पर 280 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया, जल्द कट सकता है कनेक्शन। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL पर बकायेदारों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य की सरकारी कंपनी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन इस समय JBVNL की सबसे बड़ी बकायेदार बन चुकी है। स्थिति यह है कि हर महीने 80 से 90 लाख रुपए की बिजली बिल खपत करने के बावजूद HEC ने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। JBVNL के अनुसार HEC पर अब तक करीब 280 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया हो चुका है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में ये बकाया 350 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर सकता है। इस गंभीर मसले को लेकर शुक्रवार को रांची एरिया बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बकाया वसूली को लेकर गहरी चिंता जताई। बैठक में एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार ने बताया कि इतनी बड़ी राशि को इतने लंबे समय तक नजरअंदाज करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे बिजली वितरण व्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि बैठक में केवल एक ही एजेंडा पर चर्चा हुई, बड़े बकायेदारों से बिजली बिल की वसूली की जाए, अन्यथा कनेक्शन काटा जाए। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि पिछले 4 महीनों से सरकार की ओर से 200 यूनिट बिजली फ्री योजना के एवज में JBVNL को भुगतान नहीं मिला। इसी कारण से निगम को NTPC और DVC को भुगतान करने में कठिनाई हो रही है। निगम पर इस समय NTPC का लगभग 450 करोड़ रुपए और DVC का करीब 300 करोड़ रुपए का बकाया है, जिससे JBVNL की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बैठक में रांची एरिया बोर्ड के सभी कार्यपालक अभियंता मौजूद थे। सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अब बकायेदारों के साथ संबंध निभाने के बजाय सख्त कार्रवाई की जाए। जरूरत पड़ने पर बकायेदारों का बिजली बिल कनेक्शन काटने से भी पीछे न हटे। JBVNL के अधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते बकाया वसूली नहीं हुई तो इसका असर आम उपभोक्ताओं और बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ सकता है।
बस में मॉडिफिकेशन करने वालों पर सख्ती, परिवहन विभाग ने कार्रवाई के दिए आदेश। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला परिवहन विभाग ने रांची के कंटाटोली स्थित खदगड़ा बस स्टैंड पर स्लीपर बसों की विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान नियम तोड़ने वाली बसों पर सख्त रुख अपनाया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान कुल 21 बसों की जांच की गई। जिन बसों में केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान CIRT के नियमों का पालन नहीं किया गया था, उनके संचालकों को नोटिस दिया गया। अधिकारियों ने साफ कहा, जिन बसों में चेसिस बढ़ाकर एक्सटेंशन लगाकर बॉडी बनाई गई है, उन्हें तुरंत सड़क से हटाया जाएगा। अब किसी भी बस का पंजीकरण तभी होगा जब अप्रूव्ड टेस्ट एजेंसी की मंजूरी हो, फॉर्म 22 या 22A उपलब्ध हो। पंजीकरण के समय लेआउट ड्राइंग लगाना अनिवार्य होगा। लेआउट ड्राइंग में बस का साइज, दरवाजे की स्थिति, इमरजेंसी एग्जिट और रूफ हैच की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही बस बॉडी बनाने वाली कंपनी की वैध मान्यता की भी जांच होगी। जांच में अधिकारियों ने पाया कि कई स्लीपर बसों में नियमों के खिलाफ बदलाव किए गए हैं। इस पर निर्देश दिए गए कि ड्राइवर के केबिन में लगा पार्टीशन दरवाजा तुरंत हटाया जाए। कई बसों में मौके पर ही पार्टीशन हटवाया गया। स्लीपर बर्थ में लगे स्लाइडर भी तुरंत हटाने को कहा गया। अग्नि सुरक्षा को लेकर विभाग ने सख्त निर्देश दिए। सभी स्लीपर बसों में फायर डिटेक्शन एंड सेपरेशन सिस्टम FDSS लगाना होगा। इसके लिए बस संचालकों को 1 महीने का समय दिया गया। हर बस में कम से कम 10 किलो क्षमता का फायर एक्सटिंग्विशर ग्रीन जोन का होना, काम करने की स्थिति में होना जरूरी है। खदगड़ा बस स्टैंड पर लगे मालिकों के साथ बैठक भी हुई। इसमें CIRT के सभी नियमों के जुड़ी पंचायत में खुलेगा निःशुल्क कोचिंग व कंप्यूटर सेंटर। विधायक संजीव सरदार ने किया शिलान्यास। कोटका विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को गौ तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विधायक संजीव सरदार ने शनिवार को जुड़ी पंचायत के अंतर्गत हाता स्थित टाटा रोड भिलाई टांड में निःशुल्क कोचिंग एवं कंप्यूटर क्लासेस भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस केंद्र के माध्यम से गरीब, अनाथ और जरूरतमंद छात्र छात्राओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। निःशुल्क कोचिंग सेंटर में कक्षा 8 से 10 तक के विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं कंप्यूटर शिक्षा पर भी पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करना। शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि शिक्षा जीवन का मजबूत आधार है। शिक्षा न केवल ज्ञान देती है बल्कि सही और गलत में फर्क समझने की भी क्षमता विकसित करती है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क कोचिंग और कंप्यूटर क्लासेस का संचालन उनका चुनावी वादा था, जिसे अब धरातल पर उतारा जा रहा है। विधायक ने बताया कि पोटका में पहले डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया जा चुका है और क्षेत्र में दर्जनों स्कूल को +2 स्तर पर अपग्रेड किया जा रहा है और आने वाले समय में पोटका विधानसभा क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाएगा। इसी क्रम में विधायक संजीव सरदार ने जुड़ी पंचायत के तिरिंग गांव में मत्स्य विभाग की भूमि पर गार्ड रूम निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। कृषि एवं पशुपालन विभाग द्वारा स्वीकृत इस भवन का निर्माण लगभग 13 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। 2 कमरों वाले इस गार्ड रूम का भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा, जिससे मत्स्य उत्पादन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, कृषि और रोजगार से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सके।